जी भाई साहब, प्रणाम कर रहा हूँ। अरे नमस्कार। नमस्कार। आपको मैं दिख रहा हूँ और आवाज भी मेरी ठीक ठाक आ रही है भाई साहब? हाँ, बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, मुझे भी विजुअली दिखाई दे रहा है ठीक से, और सुनाई भी दे रहा, दोनों ही। जी। वो जी। भोपाल में बहुत सारे आदरणीय श्याम मुंशी जी, आपके आरंभ के मित्र सहित रीता भाभी, पेंटर बसंत भार्गव, बहुत सारे मित्र यहाँ पर आए हैं। दिल्ली बम्बई से कुछ लोग जुड़े हैं, लगातार आते जा रहे हैं। उज्जैनी शबनम, शोभना राधा कृष्ण, सुरुचि मोहता, जी। वसंत जी। भार्गव, भोपाल के पेंटर चित्रकार। उज्जैन से बसंत। लोग जी। लोग गाए जी। थे, सुंदरलाल मालवी, मान सिंह जी, सब। हम्म। और सबका बहुत स्वागत है। धन्य, बहुत बहुत प्रेम। और श्याम भाई तो बहुत पहले के नहीं, बचपन के हैं, बल्कि उनका मेरे हाँ। बचपन के हैं। वो तो मेरे हमेशा से बुजुर्ग हैं। क्या वो तो मेरे हमेशा आपकी मेरे को उंगली पकड़ के उन्होंने गोद में भी खिलाया है, मुझे लगता है, श्याम अरे भाई। क्या बात है। कितनी सुंदर बात है सच में। ये आपने एक बार शायद रविंद्र भवन में भी कहा था, एक कार्यक्रम में, उनकी उपस्थिति। वो भी मेरे बारे में कहते हैं, मैं भी कहता हूँ ऐसे ही। हम लोगों का तो रिश्ता ही एक अलग सा है, बहुत। लेकिन ये है कि इस पूरे भोपाल, हमारी जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, चूंकि पूरे देश के लोग सुन रहे हैं, तो जी। भोपाल की राजधानी और यहाँ के पूरे वातावरण को एक सांस्कृतिक चेतना प्रदान करने का जो आपको श्रेय जाता है, आपके साथ के श्याम भाई, आप सब उनके मित्रों, सब वे सब लोग जो आपके साथ हैं, जो पहले थे, किन्हीं किन्हीं कारणों से अब नहीं है, तो एक पूरी पूरी परंपरा जो स्थापित हुई संजीदा थिएटर की, रंगकर्म की, वो जी। अपने आप में बहुत महत्व रखती है और मायने रखती है। जी। 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 बिल्कुल सही है आपने कहा, क्योंकि भोपाल को हमने उस वक्त से देखा है, और श्याम भाई की आंखों से भी देखा है, पुराना भोपाल। और अभी जो परिदृश्य है, या इसके बीच पहले भी 10-20 साल, 25 साल पहले भी जो था, और उसमें जो चेंजेस आते गए हैं, उसके हाँ। आपके साथ साथ, श्याम भाई के साथ साथ हम भी गवाह हैं। और हमारे जी जी। एक बहुत ही वरिष्ठ मित्र, और जिसको कहें बड़े भाई हैं, हमारे दिनेश राय, उनका भी हाँ। साथ हमारा बहुत रहा है। और उन्होंने भी इस भोपाल को हर तरह से बढ़ते हुए, प्रसार प्रचार, ये सारी कलाओं का होते हुए उन्होंने भी देखा है, उसके गवाह रहे हैं। और एक तरीके से हमारे भोपाल की जो एक शुरुआत है इस मामले में, लिखने पढ़ने के मामले में, उसके भी वो एक एक तरीके से भागीदार भी हैं अभी भी। उसके बाद तो खैर राजधानी बना और सारी चीजें होती रही। तो हम्म। ये मैं समझता हूं कि ये हमारे बहुत ऐसे लोग हैं, जिसमें और भी लोग हैं, देवी सरन जी जी। हैं, और कुछ लोग चले गए, हाँ। विलीनीकरण आंदोलन के साथ के लोग जो थे, हमारे परिवार के लोग, दिनू भैया के परिवार के लोग, श्याम भैया के फादर बहुत बड़े विद्वान थे, फारसी के बहुत बड़े विद्वान थे। तो ये सारी हाँ। चीजें हैं, ये भोपाल को धीरे धीरे ग्रो करती गई। और जो इसकी क्या बोलते हैं, नींव है, ये जी हमारे फोर फादर्स की ही है एक तरीके से। जी। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम उन्हीं के वंशज हैं, हम सब लोग। दिनू भैया हुए, श्याम भाई हुए, और भी कितने ही लोग हैं। तो आज सबसे इस तरह मुखातिब होने का आपके जरिए मौका भी मिल रहा है मुझे। मैं जी। ये आपसे बहुत आदर से बताना चाहूंगा कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो हमको लगा कि कुछ ऐसी गतिविधि शुरू करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा घर में बैठकर कुछ समझ में आ नहीं रहा था। तो जी। इधर बंबई में कुछ इस तरह का चलन शुरू हुआ, जिसमें कुछ गायक, कुछ कलाकार आपस में अपने मित्रों से बात किया हम्म। करते थे। तो हमको लगा कि इससे प्रेरणा लेके हम कोई चीज शुरू कर सकते हैं। तो ये बातों बातों में बहुत जल्दी हमने एक नाम सोच लिया और शुरू कर दिया। तो आपके आशीर्वाद से ये आज 59वां दिन है, 2 महीने पूरे हुआ है। अरे बहुत बधाई, मुबारक हो। लॉकडाउन और के कई इस तरह के फायदे भी हुए हैं, जिसमें ऐसी गतिविधियां शुरू हो गई। और मेरे ख्याल में
वो जिसको सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं, वो तो खैर एक एक्चुअल फिजिकल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में सामाजिक करीबी और आ गई है इससे, सामाजिक सांस्कृतिक करीबी। और इस तरह के लॉकडाउन के पीरियड में ये आपका इस पे इंस्टाग्राम पे या आपकी मीटिंग बातचीत और भी जूम पर जो चलती रहती हैं, तो हाँ, ये बहुत सारा। फायदे भी हुए हैं इससे। रीता भाभी जी लिख रही है कि वो इस बात को लेकर चिंतित है कि कहीं आपकी और श्याम भाई जी की फाइटिंग यहाँ शुरू ना हो जाए। अरे उसके बगैर तो जिंदगी का आनंद ही नहीं है भैया। श्याम भाई के साथ तो बहुत किस्से हैं। हम लोग बहुत साथ काम किया है हमने, बल्कि मैं तो ये श्रेय लेना चाहूंगा कि श्याम भाई को और दिनू भैया को थिएटर पे काम कराने का पहली मर्तबा श्रेय मेरा ही है। मैं ही दोनों को जबरदस्ती करके, हमारा एक दर्पण के साथ हम लोग जुड़े थे, भोपाल दर्पण के साथ, बहुत पुरानी बात है। इकबाल मजीद उसके अध्यक्ष थे, जनाब इकबाल, अब तो चले गए, उर्दू के महान राइटर हैं और उनकी बहुत कृतियां जो है पुरस्कृत भी हैं। तो उनके दर्पण के साथ काम करते करते एक हम लोगों ने हमारा एक मित्र था शायर, भोपाल का बहुत बहुत ही जवान शायर था, और असमय ही उसकी मृत्यु हो गई, अंसार अंजर। उसकी याद में हम लोगों ने और हंसता रहता था, वो बड़ा मजाकिया था। उसकी याद में हम लोगों ने एक प्ले किया था दर्पण की तरफ से, दाल में काला, कॉमेडी प्ले था, क्योंकि सोचा ही कि उसकी याद में कोई हास्य नाटक ही किया जाए, क्योंकि वो जिंदगी में हास्य ही भरता रहता था और हमेशा खुशनुमा माहौल रखता था। तो उसकी याद में हम लोगों ने एक प्ले किया था, दाल में काला। इकबाल भाई ने उसको डायरेक्ट किया था, और उसमें पहली मर्तबा मैंने जबरदस्ती श्याम भाई को और दिनू भैया को साथ में स्टेज पे काम कराया था। तो यादें हैं पुरानी, और फिर उसके बाद तो खैर लगातार हम लोग करते रहे काम। जी, अभी डॉक्टर अनिल रस्तोगी भी ज्वाइन हुए, वो भी आप कल नमस्कार आपके साथ से, आज वो आपके साथ। जी जी, कल मैंने उनकी बातें सुनी, आज मेरी बातें आपको सुननी पड़ेंगी। बड़ी अनिल भाई की भी मैं क्या बताऊं, हमारे तो कितने सीनियर हैं वो, और उनकी याददाश्त किस कदर बढ़िया है, कितनी बारीक चीजें उनको अपने पूरे रंगकर्मी जीवन की पूरी याद है उनको, शुरुआत कहाँ से हुई, और वहां यहां तक कि उन सारे नाम भी उनको याद हैं जो उस वक्त उनकी यात्रा में जुड़े रहे उनके। ये बड़ी एक जिसको ऐसी चीज है जो मेरे ख्याल में बहुत कम लोगों में होती है। यहां तक कोई याद है कि 15 मेरे ख्याल 20-25 साल 20 साल पहले हम लोग प्ले लेकर गए थे, और रीता जी का अचानक स्टेज पर गिर गई थी और उनका फ्रैक्चर हो गया था, ये भी उनको याद है। तो नमस्कार अनिल जी, प्रणाम। वो याद कर रहे हैं कि दर्पण के उद्घाटन में मैं भी लखनऊ दर्पण से नाटक लेकर आया था, पंछी जा पंछी आ। जी। अच्छा, मैं उस समय था नहीं, जिस समय आपका ये उद्घाटन हुआ था उस समय मैं इंदौर में था। मेरे ख्याल में 77 के पहले की बात होगी शायद ये। मैं 77 में वापस भोपाल आया था, उसके बाद मैंने दर्पण ज्वाइन किया था, तो ये उस समय की बात होगी मेरे ख्याल में। उसके बाद तो खैर मुलाकात होती रहती थी, उसके बाद भी दर्पण के प्रोग्राम होते थे। जी, हमारी तो एक जो सबसे पहली आपकी मुलाकात जो है 1987 में चुनौती के समय की है। मुझे आज भी याद पड़ता है, वो कमलानू के सामने संडे का हाट लगा हुआ था और आप और भाभी जी कुछ सब्जियां खरीद रहे थे सुबह। तो मैं देख के अचंभित रह गया। मैंने कहा कि ये तो सीरियल में आते हैं, ये यहाँ कैसे हैं। फिर मैंने अपने छोटे भाई से को भेजा आपके पास कि उनको कहना कि मैं मिलना चाहता हूँ। तो आपने कहा था हाँ बिल्कुल, आपने अपना टेलीफोन नंबर दिया 45 बंगले वाले घर का। फिर फोन करके हमने आपसे निवेदन किया कि हम लिखते हैं नई दुनिया में, पार्ट टाइम जाते हैं, आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। तो आपने जिस प्यार से वो एक बातचीत लंबी की थी, वो लगभग आधे पेज में नई दुनिया में प्रकाशित हुई थी किसी संडे के रोज। और एक आपसे उस समय से जो एक अपनापा जुड़ा। फिर भोपाल, उस समय आपने बताया था कि भोपाल थिएटर जो आपकी संस्था है जी, उसके नाटक की रिहर्सल हुआ करती थी, उस समय हम आया करते थे।
तो मुझे हाँ हाँ बिल्कुल। दो याद, मौत की आवाज और बड़ी बुआ जी, ऐसे ये दो नाटकों की मुझे याद है आज भी। ये और एक्चुअली ये मौत की आवाज एक अजीब सा, एक बड़ा ही, वो जिस किस्म की सी ग्रेड फिल्में बनती है ना, उस तरह की, उस तरह का नाम है। लेकिन मुझे बड़ा जी शौक था, एक अजब अजब अलग अलग किस्म के कुछ भी नाटक करने का एक बड़ा शौक है अभी। तो वो मेरे ख्याल में मौत की आवाज वही था जिसमें कोई मर्डर मिस्ट्री हाँ 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 पर बेस था वो। जी जी। हाँ। एक एक बड़ी बुआ जी, एक एक नाटक में आपने वो एक प्रयोग किया था जिसपे लाइट चली जाती, तो आपने कहा था कि जब लाइट जाएगी तो ब्लैक लाइट कॉमेडी, तेज हो जाएगी। ब्लैक कॉमेडी, ब्लैक कॉमेडी, हाँ। ब्लैक तो कॉमेडी था। उसपे लाइट जाने का सिंबॉलिक लाइट का आ जाना था, वो जी तेज हो जी जी। जाती है पीटर लाइट। पीटर शेफायर का नाटक था वो, उसका हाँ हाँ हाँ। एडेप्टेशन था हिंदी। तो वो ब्लैक कॉमेडी नाम था उसका। जी जी हाँ। और वहीं पर पहली बार हमने मतलब उतना थोड़ा सा ही समय जितेंद्र कुमार जी को देखा था, वो एक नाटक के रिहर्सल करने आपके आते थे, फिर वो रोल शायद जी। किसी और ने किया था। कौन? जितेंद्र? जितेंद्र जितेंद्र कुमार, कुमार जो लेखक थे, निर्मला जी के हस्बैंड। शर्मा जी, शर्मा जी ना, जितेंद्र हाँ शर्मा। हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ, हो सकता है, हो सकता है। वो कुछ जी वो रिहर्सलों में बिल्कुल। आए थे, फिर बाद में कलाकार वो उस पर चेंज हो गए थे, फिर वो रोल किसी और ने किया था। जी जी जी, वो एक्चुअली हमारे पुराने मित्र हैं। निर्मला जी तो खैर रीता जी के साथ स्कूल में थी, सेंट्रल जी स्कूल जी। में। बल्कि हाँ, ये थे। कारन जी ने एक प्ले किया था, रजत रंग में, रजत रंग। किंग लेयर, राजा पगला तीन बेटियां। हाँ हाँ तो उसका राजा पगला तीन बेटियां का हिंदी एडेप्टेशन बच्चन साहब का था, लेकिन उसको रीराइट कराया था कारन जी ने, वो जितेंद्र शर्मा जी ने किया था। हाँ हाँ हाँ। तब से हमारी मित्रता थी। और उसमें भी एक रोल करने वाले थे, वो भी नहीं कर पाए थे, वो फिर किसी और ने किया था। जी वहीं पर अबरार हसन जी की याद है मुझे, आपके मित्र से बहुत अच्छे नाटकों, असमय जिनका नहीं रहना हुआ, जी जी अचानक जी चले गए बिल्कुल। वो भी। हाँ, असली में क्या है, ये रंग यात्रा में इतने मित्र मेरे बड़े हैं, इतने मित्र बनते गए। और ऐसा, हर एक मित्र से ऐसा पारिवारिक और बिल्कुल भाईचारे जैसा संबंध रहा है मेरा। अ, जी जब से मैं, मेरे ख्याल में, मुझे याद नहीं कब से शुरुआत हुई थिएटर करने की और थिएटर को समझने की, रंगकर्म को अच्छी तरह से जानने की, कि ये रंगकर्म जो है सिर्फ थिएटर मंच पर जाकर तालियां बटोरना या तारीफ बटोरने से बहुत आगे कहीं बड़ी चीज है। तो जी जी। तब से मुझे याद है, इंदौर में भी मैं करीब 4-5 साल रहा। वहां भी मैंने, अच्छा ये एक बड़े मजे की बात है हमारे हाँ। खासतौर से रंगकर्मियों में, कि जी उस वक्त, अब भी होती हैं, लेकिन उस वक्त जो है रंगमंडलियां बनती बहुत थी और टूटती भी थी। और एक बनती थी, उससे चार निकलती थी। ये एक बड़ा, एक उस वक्त जो था ना, एक एक तरीके से अभी सोचें तो ये बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि प्रचार प्रसार बहुत होता था। हाँ हाँ। लोग जुड़े, उनमें से इकट्ठे हुए, नाटक किए एक दो, फिर उसमें से कुछ और किसी भी वजह से कोई डिफरेंस हो गया, कुछ हो गया, उसकी वजह से अलग हो गए, फिर नई रंगमंडलियां और बन गई, यानी जुड़ती गई। ये हम्म। तरीका जो था, ये सिस्टम जो था भोपाल में बहुत चला था। इतने मेरे ख्याल में मैंने अपने शुरुआत से अभी तक, अब तो खैर एक स्टेबल है, मेरे ख्याल में 8-10 रंगमंडलियां बनाई होंगी। हम्म। बल्कि एक तो बनाया था हमने, सबकी रंगमंडलियां साथ में रहे, और एक बनाया था हम सब रंगमंडली, हाँ। जिसमें जी जी। देवकांत शुक्ला और सभी लोग थे, सारे जितने रंगकर्मी सदस्य थे, लोग थे जिनकी मंडलियां थी, उनके सदस्य इसमें थे, हम सब। हाँ। हम सब। ये हाँ एक प्रथा रही है। जैसे इंदौर में मैंने बनाई थी एक संवाद, यहां से गए, रंग शिविर में थे। रंग शिविर जो कारंजी की वर्कशॉप के बाद एक रंगमंडली बनी थी, जो इसमें बड़े प्रबुद्ध लोग थे। उसके अध्यक्ष थे हमारे रमेश चंद्र जी शाह, रंग शिविर के। आप जी लोगों जी को शायद याद नहीं होगा। और जी सचिव थे सत्येन कुमार, डॉक्टर जी। सत्येन कुमार, आपको शायद याद हो। यार मैं अ, जानता रहा उनको। जी उनका जी, वो कुछ चले गए अब। हाँ, हाँ, प्रेस था उनका पुराने भोपाल में। प्रेस भी था, अभी भी है मेरे ख्याल में, अब हाँ पता नहीं है कि नहीं। हाँ तो हाँ वो हाँ। उसके सचिव थे, और हम, मैं, रीता जी, हम लोग सब उसके मेंबर्स थे।
उसका विघटन हुआ, उसके विघटन होने से और फिर दूसरी संस्थाएं बनी। मैं भी नाराज होके, किसी बात पे नाराज होके चला गया इंदौर। इंदौर में नौकरी करता था, वहां मैंने संवाद एक संस्था बनाई। पहले तो यवनिका वहां पुरानी एक संस्था थी, बहुत पुरानी, जिसमें दिनेश अवस्थी बहुत सीनियर पत्रकार थे, उसके अध्यक्ष कुंजबाला सहगल थी, और भी दीगर लोग थे। नरहरि पटेल, जिनके पुत्र संजय पटेल अभी इंदौर में हैं, इंदौर मालवी कवि थे नरहरि पटेल, वो थे उसमें। डॉक्टर मिश्रराज थे, बहुत सीनियर प्रोफेसर। वहां हम लोग नाटक करते थे उनके साथ। वहां सैलाना गए, नीमच गए नाटक करने, और उस तरह जैसा गांव में नाटक होता था, थोड़ा लाउड होता था, वो उस तरह का नाटक, मेरे ख्याल में अंडर सेक्रेटरी या क्या था। फिर वहां मैंने एक संस्था, उससे भी मैं टूट गया, वहां लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, तो नई संस्था बनी संवाद। संवाद जो थी एक तरीके से मेरी और रीता जी की पहली संस्था थी, जिसमें हम दोनों पति पत्नी ने वो संस्था बनाई थी, और इंदौर के बहुत से पत्रकार बंधु उसमें थे। अब जैसे अभी नाम याद आते हैं बहुत, मेरे प्रिय मित्र राजकुमार कुंभज, कवि भी हैं वो, और शशीन्द्र जलधारी, ये भी एक कवि भी हैं और पत्रकार भी हैं। फिर तपन मुखर्जी, क्या बात कर रहे हो? अच्छा, ओहो, नई दुनिया पत्रकार थे, प्रेस क्लब के अध्यक्ष। जी 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 जी, हाँ। और भी ऐसे लोग थे। तो वहां हमने एक पहली बार जो है वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से एक स्नातक को बुलवाया था, जो उस वक्त ताजा ताजा निकले थे, और बाद में तो खैर वो बुनियाद और इसके डायरेक्टर भी रहे, ज्योति स्वरूप, हमारे भोपाल की हैं जी। अभी तो खैर वो घर पे ही हैं, मालवीय नगर में रहते हैं। तो वो मेरे स्कूल के मित्र भी थे। उनको बुलाया, उन्होंने पहली बार मध्य प्रदेश में संभवतः सखाराम बाइंडर हिंदी में किया था, तेंदुलकर का। बड़ा कंट्रोवर्शियल प्ले था, और एक तरीके से मैं कहूंगा कि तभी उस पर से बैन हटा था, उस पर कुछ केस भी चल रहा था बंबई में, उसकी जो भाषा, उसकी जो उस पर लेकर, तो हमने वो उठाया था, वहां वो किया, बड़े अच्छे, बहुत बढ़िया रविन्द्र नाट्यगृह में वहां किया था। उसके अलावा हम लोग जैसे राहुल बारपुते, जो बड़े सीनियर क्रिटिक रहे हैं कला के, और राजेंद्र अवस्थी जो नई दुनिया के संपादक हुआ करते थे उन दोनों, इन सबको, और एक बाबा डिके, बहुत श्रद्धेय हमारे बाबा डिके, स्वर्गीय डिके, उनको भी बुलवाते थे हम, वो आते थे, हमको उनका व्याख्यान होता था। तो इस तरीके से ये संस्थाओं का सिलसिला तो मेरे ख्याल में बहुत अरसे से चलता रहा। और फिर भोपाल आए, दर्पण ज्वाइन किया। दर्पण में ज्वाइन क्या किया, दर्पण के साथ नाटक किए हमने, बहुत नाटक किए, और लखनऊ भी गए थे। गोदान किया, गोदान जो हमारा ऐतिहासिक नाटक था, उस समय श्याम भाई, मैं और दिनू भैया, हम तीनों जो हैं वो लगे रहते थे पैसा इकट्ठा करना उस समय। मतलब गोदान इतना बड़ा प्रोडक्शन था, जहां कारन जी ने पीछे रविंद्र भवन के पीछे की तरफ एक अलग से प्लेटफॉर्म बनवा के वहां पर राजा पगला तीन बेटियां यक्षगान शैली में किया था। उसमें मैं किंग लियर ही बना था, रीता जी मेरी पुत्री बनी थी उसमें, बड़ी उसी मंच पर हम लोगों ने गोदान किया था, वो भी उसी स्टाइल में, बल्कि उससे बड़े स्केल पर किया था, बहुत बड़ा। पुलिस गैलरियां बुलाई थी, और उसमें करीब 10-12 हजार 15 हजार लोग भी बैठे थे। तो वो बड़ी पुरानी यादें हैं। और उस समय का माहौल ये था सुनील, के नाटक को या थिएटर को प्रोफेशन की तरह नहीं समझा जाता था। ज्यादातर लोग जो है उसे शौक के उसमें करते थे, पूरे परिवार के परिवार लगे रहते थे। यहां तक कि मुझे याद है कि मेरे छोटे भाई दोनों, संजय अजय, वो टिकट बेचते थे इसके। और वो उस वक्त एक प्रथा थी कि वो हमने शुरू की थी, दर्पण में शुरू की थी इकबाल भाई के साथ, कि वो उसमें कमीशन देते थे, वो जितने टिकट बेचोगे उसका 2% या 5% कमीशन। टिकट क्या होते थे, 2 रुपए 5 रुपए का टिकट होता था। खैर एनीवे, 3 रुपए का, हाँ 3 रुपए 2 रुपए 5 रुपए।
बल्कि हम लोगों ने शुरुआत की थी कि वो एक दिन में 2 शो करने की। दाल में काला जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, श्याम भाई को याद होगा कि इसके भी हमने 2 शो किए एक ही दिन। अच्छा यानी एक 6 बजे का और फिर 8 बजे का ये शो, और इंटरवल दोनों में तो होता था, हमेशा इंटरवल तो होता ही था। खैर ठीक। रंग शिविर क्यों हाँ छोड़ा आपने, किस बात से नाराज होके? आपने बताया कि आप नाराज हो जाया करते। अरे यार, क्या होता है जवानी में, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो जबरदस्ती, मतलब किसी बात पे बहस हो जाती है, कुछ कुछ बुरा लग जाता है, कुछ हो जाता है। तो ये होता रहता है। अब जब दर्पण भी छोड़ा हमने, अब दर्पण क्यों छोड़ा ये श्याम भाई से पूछ लेना किसी दिन आपने। तो ये कई 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 होती है। कोई राजा पागल की कोई ब्लंडर हुई थी, उसके बारे में तब आप भी कह रही हो, सुनाइए। हाँ हाँ हाँ, राजा पगला 3 बेटियां। मैं हालांकि क्या हुआ कि जब उन्होंने कास्टिंग सिलेक्शन शुरू किया तो मुझे भी लिया उन्होंने, और रीता जी भी गई, हम लोग सब थे। कई उससे किस्से हुए, रिहर्सल के बीच दौरान भी कई किस्से हुए। एक किस्सा तो ये हुआ था कि किंग लेयर, जैसा कि आपको याद है, मालूम है, पढ़ा है आपने, कि किंग लेयर की सारी जायदाद, सारा राज जो है वो बाल बच्चे छिना लेते हैं उसका, और वो भिखारी हो जाता है। किंग लेयर पागल सा हो जाता है, इधर उधर घूमता रहता है। ये था। उन्हीं दौरान क्या हुआ कि हम जब रिहर्सल करते थे तो हमारा बच्चा छोटा था, आई थिंक 77 की या 77 की बात, 1977। तो उसको रीता जी जो थी वो, हम लोग उसको हमारी ससुराल में छोड़ के आते थे, हमारे पूजनीय ससुराल में, भादुरी जी के यहाँ। तो और हम दोनों यहाँ जाते थे, घर हमारा बेतो अपार्टमेंट्स में रहते थे, तो हमारे घर में, और रिहर्सल कर रहे हैं, दिन भर रिहर्सल कर रहे हैं, चल रही है रिहर्सल उसकी। कारण जी का तो ऐसे ही था, भूत की तरह काम करते थे वो, और हम लोगों को भी इस तरीके से 12-12 घंटे, हमने 14-14 घंटे रिहर्सल की है हमने। किंग लेयर की है। पंछी ऐसे आते हैं जो हम लोगों ने बीच पर रंग शिविर के जरिए किया था। तो सुबह से 7 बजे से रिहर्सल करते थे और दोपहर तक किया, और फिर खाने की छुट्टी, और फिर आ जाइए आप 5 बजे से 4 बजे। तो ये तरीका था। तो हमने वहीं बच्चे को वहीं छोड़ दिया था और वहीं सो जाते थे, वो कहीं भी सो जाते थे, यहाँ अपने घर सो गए या वहां सो गए। चोरों को पता चल गया, उन्होंने हमें पूरा घर हमारा साफ कर दिया। बेतवा अपार्टमेंट में, 16 बेतवा अपार्टमेंट बिल्कुल किंग लेयर बना दिया था उसने। पूरे रीता जी के पूरे चले गए, सब कुछ चले गए। और मजे की बात देखिए आप, ये का जुनून है। सुबह जब हम रिहर्सल को यहाँ आए तो किसी ने खबर की कि सब आपके घर में तो चोरी हो गई है, दरवाजा खुला पड़ा है। हम लोग भागे गए, और पिताजी ने पूरा देखा दाखा तो क्लीन हो चुके थे। हमारी शादी तो अभी 1 साल ही हुए थे, पूरा क्लीन हो गई थी। और उसमें एक और जो चोरी गई थी जिसका मुझे हमेशा अफसोस रहता है, मेरे यहाँ फैमिली का एक लोटे में पुराने सिक्के, जिसको जिसको बोलते हैं, बहुत ही एंटीक सिक्के थे, वो सारे रखे रहते थे। मुझे बड़ा शौक था, मेरे फादर को शौक था, और मेरे ख्याल में ग्रैंडफादर से आए होंगे। वो सारे के सारे वो भी चले गए। पुलिस आई, पुलिस की टीम आई, वो डॉग स्क्वाड आया, सब उन्होंने जांचा वाचा, और उसके बाद रिपोर्ट लिखी, और उसके बाद हमने फिर अपना दूसरा ताला वाला लगाया और हम फिर रिहर्सल में चले गए। यानी ये एक जुनून था थिएटर का, मैं आपको बता रहा हूँ। तो किंग लेयर में ये हुआ कि वो रिहर्सल हो गई और तैयार हो गया, और मुझे वो किंग लेयर का रोल दिया। मैं वो, उस समय मेरी उम्र थी, मेरे ख्याल में कुछ, मुझे लगता है कि 28-30 साल की उम्र थी। 30-31 साल की उम्र होगी, नहीं 30 ही साल थी। सब मुझे 80 साल के बूढ़े का रोल दिया उन्होंने, और दाढ़ी वाड़ी ये और चाल ढाल, मेरे मैनरिज्म पूरे चेंज कराए उन्होंने, और उस तरीके से वो खैर उनका ड्रेसेस भी वैसी थी। तो ये, और मेरी पुत्रियां थी, एक तो बड़ी पुत्री जो थी मेरी पत्नी, मेरी रीता जी बनाया, उनको बनाया। फिर डबल रोल था उसमें, मेरे ख्याल में अशोक वाजपेयी जी की पत्नी भी उसमें काम कर रही थी। एक शो में रीता जी थी, एक शो में रश्मि जी थी। रश्मि वो भी कथक नृत्यांगना, आपने सुना ही होगा नाम उनका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। और फिर और भी पुत्रियां थी, सारे थे,
भोपाल के मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट सभी थे, उसमें एक आईएएस ऑफिसर भी थे, क्या नाम था शशांक उनका? मुखर्जी? नहीं नहीं, शशांक मुखर्जी नहीं थे, एक और थे, खैर मैं भूल गया। एनीवे, तो यक्षगान शैली में पूरा काम होता था और फिर उसमें एक जयशंकर, हाँ ठीक है, खैर एनीवे, तो वो हो रहा था और वो शो चल रहा था। शो में एक जगह मुझे कहना था, जब ये होता है मेरी बड़ी पुत्री जो है पूरा लूट लेती है, सब कुछ करती है। अजय शंकर नाम था उनका, आईएएस अफसर थे। हाँ, अजय शंकर, अजय शंकर, वो बड़े शौकीन थे, बहुत बहुत शौकीन थे और काफी प्रोत्साहित भी करते थे। वहां मुझे ये कहना था कि चली जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, आज से तुम मेरी पुत्री नहीं, ये कहना था। उस दिन रीता जी थी स्टेज पर, तो चली जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, आज से तुम मेरी पत्नी नहीं। ये एक ब्लंडर बड़ा भारी हुआ था और पूरा हॉल हंस पड़ा। मैं अपना सीन वीन करके अंदर आ गया, तो अंदर आया तो अंदर जो ग्रीन रूम में बाकी कह ले, सर क्या क्या है आप, राजीव जी क्या कह के आ गए? मैंने क्या कहा, ये क्या? मैंने कहा कह दिया जो ये कह। एनीवे, वो प्रोमिनेंटली अखबार में भी छापा गया था। ये किस्से होते रहते हैं जी। आपने लेकिन रंगमंच के लिए बहुत डिवोशन के साथ और बहुत उदारता के साथ, एक तो मुझे इस बारे में जरूर थोड़ा सा जिज्ञासा है कि जैसे आप भी एक शासकीय सेवा में एक बहुत जिम्मेदारी के पद पर काम करते हुए आपने रंगमंच के लिए लगातार स्पेस बनाई, जो कि निश्चित रूप से आपके उस समय को कर्टन करते हुए जो परिवार के साथ है, अपने लिए है, तो ये सब कैसे संभव हुआ? ये पता नहीं, मुझे लगता है कि बचपन में ही ऐसी कुछ चीजें होती रही। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, लोग पूछते हैं कि कैसे शुरुआत हुई रामलीला की, तो मेरे फादर बड़े प्रमोट करते थे रामलीला को हमारे गांव में। तो वहां से मुझे ये शौक चढ़ा कि इस तरह से रामलीला में जो काम करने वाले किरदार होते हैं उनको गांव में पहचान लिया जाता है, लोकप्रिय होते हैं, उनको बड़ी श्रद्धा से देखते हैं उन किरदारों को। तो वहां से मेरे ख्याल में ये पनपता रहा। छोटे मोटे रोल मैं भी करता था, उसमें कभी राजा बन जाता था, कभी छोटा था, हालांकि मेरे ख्याल में रहा हूंगा 8-10 साल का। उसके बाद स्कूल में मुझे ये बड़ा शौक चढ़ गया, तो स्कूल की छुट्टियों में और गणेश उत्सव में खास तौर से हम लोग कोई भी नाटक चुन लेते थे और उसको करते थे। लेकिन ऐसा हमारे घर में माहौल नहीं था। हमारे घर में ठीक है, थोड़े बहुत शौक के लिए माँ कहती थी कर लो, लेकिन पढ़ाई में चूंकि हमेशा भग जाते थे, बड़े खराब स्टूडेंट भी रहे हैं हम, बहुत फेल हुए हैं हम, स्कूल में तो बहुत फेल हुए हैं और कॉलेज में भी फेल हुए हैं हम। हाँ, वो एक अलग कहानी है। तो अब जब हम रिहर्सल पे जाते थे स्कूल के बाद, तो खैर स्कूल तो चलता रहा, कभी डिबेट में बहुत हिस्सा लेते थे, क्योंकि डिबेट में हिस्सा लेने से हमको ये बड़ा कॉन्फिडेंस आता था। एक छोटे छोटे चीजें होती थी, कभी विज्ञान पर, कभी उस पर के फॉर एंड अगेंस्ट में बोलने के लिए, तो हम जरूर बोलते थे, हर शनिवार को होता था। फिर कॉलेज में आए तो फिर ये थिएटर का जो एक कीड़ा जो था, ये धीरे धीरे बढ़ता रहा हमारे दिलो दिमाग में। कॉलेज के प्लेस करते थे, फिर एक ग्रुप बना लिए थे हमने, तो जब भी रिहर्सल शाम को होती थी रिहर्सल उस वक्त, तो माँ हमारी बड़ी नाराज, लेकिन करना है साहब, बहुत नाराज होती थी। बल्कि कई मरतबा तो हम रिहर्सल में आए उसके पहले घर का ताला लग जाता था। तो किस तरीके से हम ऊपर चढ़ के, पुराने शहर में घर था हमारा, आते थे, वो भी किस्से हैं अलग अलग। तो वो चलता रहा। तो ये तरीके से मुझे लगता है कि थिएटर से एक ऐसा लगाव हो गया कि किसी भी तरीके से करना आवश्यक है। उसका कोई मकसद नहीं था कि वो आगे जाके हमें कोई मदद, ये कुछ नहीं मालूम था, लेकिन एक अंदर से एक शौक पनप गया इतनी बुरी तरह से, जिसको बोलते हैं नशा। तो बल्कि डिबेट का तो मुझे एक बहुत अच्छा किस्सा याद है। हमारे यहाँ स्कूल में सैटरडे को डिबेट होती थी। स्कूल की ड्रेस तो थी निक्कर मतलब हाफ पैंट और शर्ट जी, लेकिन सैटरडे को हमको फ्री रहते थे कि कुछ भी दूसरी ड्रेस पहने आओ, अपने घर वाली ड्रेस पहन के आओ। डिबेट होती थी तो मैं अवश्य रूप से पाजामा पहन के जाता था उस दिन, पाजामा और कुर्ता।
कुर्ता नहीं हुआ तो पजामे के ऊपर शर्ट ये पहन के जाता था। पास में स्कूल था, दिगंबर जैन हायर सेकेंडरी स्कूल। वो इसलिए जाता था कि मुझे जब निक्कर पहनते थे और बोलते थे क्लास के सामने या और लोगों के सामने, तो पैर कांपते थे। तो पैर कांपना छुपाने के लिए मुझे ये पजामा पहनने की मैंने एक तरकीब निकाली थी। ये तो इस तरीके से चलते रहे। तो वो जो थी ना, एक स्ट्रगल करने की जो आदत थी कि अपने जुनून को, अपने शौक को, अपने नशे को किस तरीके से कायम रखा जाए। थिएटर क्या है, थिएटर की जीवन में क्या अहमियत है, उसका क्यों होना जरूरी है, समाज में और हमारे उसमें कितना इंपॉर्टेंस है, ये तो बात की बात है। लेकिन वो एक नशा जो था, अब जैसे मैं यहाँ पर नौकरी हो गई, नौकरी के पहले एक बढ़ते कदम एक शो होगा, आपको याद होगा वहां पर। मैं बहुत छोटा था, पापा के साथ देखने गया। जी, चट्टानों के पीछे हुआ था जो। हाँ, तो हम, हाँ, चट्टान बहुत बड़ा, नहीं बहुत बड़ा एरिया लिया था वो, बहुत बड़ा उसके तो वो बढ़ते कदम में जैसे अब हुआ तो चले जा रहे हैं। पहले पब्लिसिटी ऑफिस था वहां गोलघर में, भोपाल में गोलघर, आपको याद होगा, शाहजहानाबाद में, वहां पर था पब्लिसिटी ऑफिस। तो अखबार में की कि लोकल आर्टिस्ट लेने हैं और दिल्ली से ये आए हुए हैं सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन के ऑफिसर, और एक नाटक करना है इनको यहाँ पर, और लोकल आर्टिस्टों की आवश्यकता है। तो मैं और हमारे एक दो दोस्त चले गए वहां पर। तो उस वक्त हमारे श्रद्धेय पूजनीय स्वर्गीय भाऊ खिरवटकर साहब उसके इंचार्ज थे, जो पब्लिसिटी में एडिशनल डायरेक्टर होकर रिटायर हुए और फिर अब स्वर्गवासी हैं। हमारे प्रिय मित्र प्रशांत के स्वर्गीय फादर, वो उसके इंचार्ज थे। वहां पर हम गए और हमने कहा कि हमको करना है, तो हमारा लिस्ट में नाम लिख लिया। फिर इंटरव्यू हुआ। कर्नल हेमचंद्र गुप्ते थे उस समय, मुझे याद है, जो उसके डायरेक्टर थे। जी। तो फिर वो शुरू हुआ। तो वहां से एक शौक लग गया। शौक ये लगा कि यार ड्रामे में तो पैसे भी मिलते हैं, उसमें 10 रुपए रोज मिलते थे हमको, और करीब 3 या 4 महीने हुआ था, करीब महीना भर रिहर्सल हुई थी और 2-1 महीने चला था, शोज हुए थे वहां, वहीं पर करती थी। वहां से ये लगा कि नहीं यार, हम तो ड्रामा ही करेंगे, ड्रामा करेंगे। अपना आर्किटेक्चर हमने कर लिया था, तो प्रैक्टिस करेंगे, और रेडियो पे काम करते थे और खेती करेंगे। तो हमारे एक मित्र थे, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में काम करते थे, वो वहां पर, वो भी साथ में थे। तो वहां जाते थे, तो उस वक्त आर्किटेक्ट चूंकि कम थे भोपाल में, तो हमको पकड़ लिया वहां के अफसरों ने कि तुम कहाँ घूम रहे हो, ग्रेजुएशन करके इतने बढ़िया कॉलेज से किया है, चलो नौकरी करो। सब जबरदस्ती हमको नौकरी करवा दी, और नौकरी को करवा दी। हाँ, हम नहीं करना चाहते थे, हमको तो यही करना था, नौकरी करवा दी। और नौकरी ऊपर से इसलिए भी करवा दी कि हमारी मदर पीछे पड़ी थी सरकारी नौकरी के लिए। एक जो उसकी पीछे भी वजह थी, हमारे पिता की मृत्यु हो गई थी जब हम 8वीं क्लास में थे, 14 साल के, और हम सबसे बड़े लड़के थे घर के, और कोई चाचा मामा, चाचा तो थे नहीं, हम अकेले ही फादर थे हमारे। तो सारा एक जो बोझा था मदर के ऊपर था। तो वो चाहती थी लड़का पढ़ लिख गया है, सरकारी नौकरी करे तो सपोर्ट हो जाएगा। बट इसलिए वो चाहती थी सरकारी नौकरी, तो जबरदस्ती हमको वो नौकरी में डाल दिया गया। अब नौकरी तो करना है, ड्रामे भी करना है, तो खैर चलो ठीक है, वो बढ़ते कदम खत्म हो गया। उसमें बहुत से रोल किए, मुझे बहुत आनंद आया था। वो रात में रिहर्सल होती थी वहां, और पूरा साउंड पूरा रिकॉर्डेड था, बट इधर से उधर भागना। मैंने उसमें कई किरदार किए थे, मैंने भगत सिंह का किरदार किया था मैंने। अच्छा, वो स्टोरी थी, इंडिपेंडेंस से पहले की शुरुआत होती थी, और बांग्लादेश वॉर तक और वहां के रिफ्यूजियों का आना वहां खत्म होती थी। अगर तुमको बच्चे हो, तुम याद होगा तुमको उस वक्त बचपन की। तो ये एक चलता रहा, और फिर नौकरी करनी पड़ी। फिर उसके बाद क्या करें, शाम को रिहर्सल करते थे, अब भागते थे, 5 बजे यह हुआ और जाके रिहर्सल। तो वो एक अफसरों और हमारे बीच में जो एक झगड़ा शुरू हो गया कि लड़का तो ये नाटक करता है, ये करता है। लेकिन साहब वो तो था। फिर उस वक्त कारण जी का वो वर्कशॉप हुई, उसमें वर्कशॉप ज्वाइन कर ली। इस तरीके से वो थिएटर शुरू हो गया। फिर यहां से गए तो फिर वो नौकरी हमारी गजेटेड ऑफिसर हो गए, और गजेटेड ऑफिसर हो गए तो हमारी पोस्टिंग हो गई इंदौर। हमने कहा इंदौर नहीं जाना,
इंदौर नहीं जाना, हम नहीं छोड़ेंगे हम नौकरी, हमको नहीं करना। तब हमारी मदर ने उनके, हमारे एक रिश्तेदार थे जो जरा थोड़े राजनीति में काफी ऊपर थे, उन्होंने भिजवा दिया उनको। बुश साहब थे हमारे उस वक्त बॉस, तो उनके पास भिजवा दिया कि ये लड़के को कहो कि नौकरी ना छोड़े और जाए, इसको यहीं पर पोस्टिंग दो। वो बुश साहब ने उनको डांट दिया और मेरे को भेज दिया इंदौर। और मैं गया साहब, रोते रोते गया, अकेला था, रोते रोते गया, ज्वाइन किया मैंने वहां, और ज्वाइन किया और उसी दिन मुझे बुखार आ गया। मैं 3 दिन पता नहीं किसी लॉज में पड़ा रहा। खैर वो आगे की कहानी ये है कि खैर शुरुआत हुई, फिर वहां हमने और थिएटर करना शुरू किया, यवनिका ज्वाइन किया, संवाद बनाया। 4-5 साल के वहां की यात्रा में मेरी कम से कम 6 CRs खराब हुई थी, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। मेरे जो बॉस थे, क्योंकि वो हमेशा भग जाता था, छुट्टी लेके मैं चला जाता था ड्रामा करने भोपाल, यहाँ लौट के भाग के आता था। और यहाँ पर मैंने पंछी ऐसे आते कारंजी के साथ किया, और भी कई करता रहा, वहीं पर लोकल भी करता रहा। आपने कर्मभूमि का भी जिक्र किया था मेरे से, आरंभिक बातचीत जो हम लोग की हुई थी। हाँ जी 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 जी। तो ये चलता रहा। फिर जब मैं भोपाल वापस आ गया किसी तरीके से, फिर यहाँ शुरू हुआ। हाँ। जबकि उस वक्त रंगकर्मियों को इतना ज्यादा अहमियत नहीं थी। हाँ। हमेशा से ये रहा है कि रंगकर्मियों को, संस्कृत कर्मियों को इतनी ज्यादा अहमियत हमारे मध्य प्रदेश में नहीं दी जाती थी। वाजपेयी जी थे, अशोक वाजपेयी, उन्होंने इसमें बहुत प्रयास किया। उन्होंने स्पेशल मेरे लिए चिट्ठी भी लिखी, हमारे विभाग को भी लिखी। खैर धीरे धीरे वो माहौल चेंज होता गया, और उसी दौरान जब मैं यहाँ पर आया तो फिर ये माहौल था कि वो कर्मभूमि जो किया था सुनील, उसमें क्या था कि हमारे यहाँ भारत भवन बनने की शुरुआत हो गई थी एक तरीके से, और उसमें रंगमंडल भी बनने की शुरुआत हो गई थी। रंगमंडल बन भी गया था उस वक्त, लेकिन हमारे भोपाल के आर्टिस्टों को उसमें कुछ मिला नहीं था। उनको वादे तो बहुत किए थे, एक आक्रोश जैसा था। तो कारंजी ने ये निश्चय लिया कि हम भोपाल के सारे रंगकर्मियों के साथ एक नाटक करेंगे। कोई आने को तैयार नहीं था। कारंजी ने मुझसे कहा, और फिर मैंने सबको इकट्ठा किया यहाँ पर, भोपाल के रंगकर्मियों को। उनके साथ मैंने मीटिंग की कि भाई हो सकता है रंगमंडल बनने से हम लोगों को फायदा हो, शौकिया रंगकर्मियों को, और इतने बड़े डायरेक्टर हमसे कह रहे हैं तो चलो हम चल के उनकी बात तो सुन लेते हैं। तो रविंद्र भवन के पीछे जो प्लेटफॉर्म है, जो ओपन एयर स्टेज है बड़ा वाला, वहां पर हम लोगों की मीटिंग हुई। सब लोगों को इकट्ठा किया, 25-50 लोग थे, सारे छोटे, और कारंजी जी ने उसमें अपना भाषण दिया। उन्होंने सबको आग्रह किया कि वो जुड़े। तो फिर उन्होंने भोपाल के रंगकर्मियों के साथ मिलकर कर्मभूमि नाटक किया था, जिसमें श्याम भाई भी थे, आदरणीय श्याम भाई भी थे, बहुत से लोग थे, यहाँ के सारे रंगकर्मी थे ऑलमोस्ट उसमें। और वो फिर हमने यहाँ भी 2 शो हुए, दिल्ली श्री राम थिएटर में 2 शो उन्होंने करे। वो एक बड़ी यादगार प्रस्तुति थी। तो ये चलता रहा। इसके पहले और भी चीजें चली, कई कितनी यादें हैं। हम लोग किस तरीके से पैसे इकट्ठे करते थे। हमारे यहाँ बहुत पुराने लोग रहे हैं, जैसे एक यदुराज सिंह थे यहाँ पर। उनका बड़ा योगदान है यहाँ की। उन्होंने तो यहाँ पर हर तरह का जो है ना, वो हिंदी रंगमंच, फिर उसके अलावा फिल्म बनाई, उन्हें छोटी छोटी फिल्में भी बनाई थी उन्होंने। और उनके साथ शगल था, उनको बहुत शौक था उनको, और बनाते भी थे वो। एक हमारे रईस हसन साहब थे जो अभी चले गए हैं, रईस हसन साहब। ये हम लोग, हाँ, ये पुराने रंगकर्मी हैं। रजाक हुसैन थे, वो भी हैं अभी, वो भी बुजुर्ग हो गए हैं, ज़ईफ हो गए हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं। रेडियो का बड़ा एक वहां पर हमारे यहाँ भोपाल में बहुत, रेडियो पे मैंने बहुत काम किया। रेडियो मैंने ज्वाइन किया था 1967 में। 67 में मैं ड्रामा वॉइस हो गया था यहाँ पर, और तब से मैं ड्रामे करता था। हालांकि शुरुआत में तो छोटे छोटे रोल मिलते थे, उसके बाद तो खैर वहां मकबूल हसन साहब थे हमारे
बहुत सीनियर ड्रामा वॉइस थे, वो सिखाते थे हमको। इतने इतने विगरसली हमारी रिहर्सल कराते थे रेडियो की, और खासतौर से तलफ्फुज पर, हिंदी का उच्चारण हो या उर्दू का तलफ्फुज हो, इन सब की बहुत ही घिसाई करते। मेरे ख्याल में मेरे रंग यात्रा में यहां तक पहुंचने का जो एक बहुत बड़ा योगदान है, ये रेडियो का काम है मेरा। और रेडियो में अभी भी करता हूँ, विविध भारती करता हूँ, भोपाल रेडियो पे ड्रामा होते हैं, बंबई में मैंने रेडियो बहुत किया है, इंदौर में बहुत किया। इंदौर में फिर मैं, मेरे ख्याल में 77-8 में मैं ए ग्रेड भी हो गया था, और उसके बाद दिल्ली में था तो वहां भी मैंने बहुत किया। रेडियो का बहुत बड़ा योगदान था। तो इस तरीके से ये हर तरीके का पॉलिशिंग मेरी चलती रही, परिमार्जन होता रहा। अब उसकी कई कहानियां हैं। अपने नेचर, अपनी प्रकृति भी जो मेरी थी, वो चूंकि बचपन से ही कुछ अजीब सी एक टेढ़ा था मैं बहुत, इसको टेढ़ा बोलते हैं भोपाल के जबान में, बड़े टेढ़े हैं हाँ वो तो ये जैसे हमारे श्याम भाई तो अभी तक टेढ़े हैं क्या बात। आप उनको अभी दोबारा थिएटर में लेकर आए पिछले दिनों, जो आपने नाटक किया था 7 वर्ष हाँ, पहले। वो भी मैं तो एक धन्य रह गया, मैंने पहली बार उनको देखा अभिनय करते हुए। उसका, मैं आकाशवाणी की बात कर रहा था। आकाशवाणी में मैंने बहुत काम किया, बल्कि हमारे इसकी बरसी थी, बरसी क्या मतलब ख्याल में 50वां साल विविध भारती का हुआ था, और बॉम्बे में था मैं उस वक्त। विविध भारती की 50वीं वर्षगांठ का कार्यक्रम भी मैंने किया था वहां पर। मैं उसमें मुख्य वक्ता था, और भी थे, रेडियो के भी थे। हमारी मेरी पत्नी की नाम राशि, हमारी प्रिय अभिनेत्री जो चली गई, स्वर्गीय बहुत काम किया। हाँ, रीता रीता भादुड़ी ने बहुत काम किया। तो मेरे पहले सीरियल से बहुत काम किया आप लोगों ने, कई फिल्मों में, तो वो किया था। कहाँ मैं भूल गया, मैं कहाँ शुरू में, आपने कुछ पूछा था ना। हाँ, वही ये जो चेंज हुआ नेचर को लेकर, श्याम भाई को लेकर बात हुई। श्याम भाई को दोबारा आप लेके आए। श्याम भाई सब, वो तो एक बजी, अब पहले जैसे मैं पहला मेरा एक बहुत प्यारा सीरियल है, प्यारा प्रोजेक्ट है थिएटर का, के कराते रंग। हाँ, वक्त के कराते रंग जी। हुआ ये कि मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी के ने एक फेस्टिवल किया था यहाँ पर, उर्दू ड्रामा फेस्टिवल। उसमें उन्होंने रंजीत कपूर को, जो हमारे एनएसडी के ग्रेजुएट, उनको बुलाया था निर्देशित करने के लिए। तो उन्होंने 2 प्ले हमारे उर्दू के यहां से लिए थे जी। पहला था रुस्तम सौराब, हाँ, रुस्तम था। दूसरा था धुएं का आंचल। तो रुस्तम सौराब तो आगा कश्मीरी का नाटक था, और उसको किया था उन्होंने उसी स्टाइल में। उसमें मैं सत्येन मेरे पिताजी बने थे, और मैं वो बना था। उसके बाद एक किया था धुएं का आंचल, वो इब्राहिम यूसुफ साहब यहाँ के बहुत मशहूर राइटर हुए हैं, चले गए। उनके उर्दू की बहुत रचनाएं हैं, और उनको पुरस्कार भी बहुत मिले थे। उनसे मेरा बड़ा एक फैमिली तरीके का एक संबंध हो गया था एक बार अपने इब्राहिम यूसुफ साहब से। तो ये प्ले हो गया, और दोनों में मैंने मुख्य भूमिका निभाई, जबकि मैं उर्दू मेरी भाषा नहीं है, लेकिन रेडियो ने मुझे सिखाया था उर्दू। तो इकबाल साहब ने मुझसे बहुत उर्दू के प्ले, बड़े बड़े प्ले कराए। ये एक ऐसी जो उर्दू के प्रति मेरा, उर्दू प्लेस के प्रति हो, उर्दू कल्चर के प्रति, चूंकि भोपाल का भी हूं, तो मेरा एक प्ले इब्राहिम साहब ने लिखा, वक्त के कराते रंग। तो उर्दू एकेडमी ने 1981-82 में मुझे इनवाइट किया ये वक्त के कराते रंग करने के लिए। इब्राहिम साहब ने उन्होंने कहा कि अगर करेंगे तो राजीव भाई करेंगे। मैं उनके बड़ा, लेकिन पहला मेरा एक तरीके से डायरेक्टोरियल वेंचर था, निर्देशक के रूप में मेरा पहला काम था वो, और मैं बड़ा घबराया हुआ था। तो वो थी, वो मैंने फिर इसी तरीके से किया 1981 में, बड़ा अप्रिशिएट किया गया उसको, और तब से मेरा ये प्ले जो है बड़ा दिल के बहुत करीब। जब मैं बीच में आया तो मैं
मेरे ख्याल में कौन से सन की बात है ये, तो फिर मुझे इनवाइट किया इफ्तिखार मेमोरियल जो एक फेस्टिवल होता है हमारे यहाँ, हमीद मामू हाँ हमारे जो करते हैं, उन्होंने इनवाइट किया है इसमें ये प्ले करने के लिए। तो कास्टिंग के लिए मैंने सोचना शुरू किया, तो हमारे श्याम भाई में वो, क्योंकि पहले जो किरदार किया था, पहले अगर आपको याद हो शशांक मुखर्जी जी बिल्कुल, उन्होंने किया था वो किरदार फादर का, और उनकी पत्नी का रोल एक मिसेस चौधरी थी, उषा चौधरी, उन्होंने किया था। घर में जो एक बुजुर्ग महिला रहती हैं जो घर का काम करती हैं, नौकरानी है, बुआ बोलते हैं उनको, वो उन्होंने किया था शशांक जी की पत्नी ने, प्रज्ञा मुखर्जी ने, जी प्रज्ञा जी ने किया था। और मैं भी था उसमें एक किरदार में, हालांकि मैंने डायरेक्ट किया था। मुकेश कुंदन थॉमस इसमें था मेरे साथ। मुकेश चूंकि मेरे साथ रेडियो पे भी करता था, हम लोग रेडियो पे भी करते थे, और फिर चूंकि मैं वहां से जानता था उसको, तो मुकेश को भी मैंने उसमें एक नेगेटिव रोल किया था। उसने बहुत खूबसूरत रोल किया मुकेश। अभी अगर सुन रहा होगा तो मैं उसको आई लव यू मुकेश बोल सकता हूँ। तो ये फिर उसके बाद वो प्ले मैंने रिवाइव करना था मुझे, जब बाद में हमीद मामू के आग्रह पर, तो वो उसमें फिर मैंने कहा किरदारों को कौन ले, तो शशांक मुखर्जी का जो किरदार था मैंने श्याम भाई से लिखा। श्याम भाई हालांकि बहुत बीच में छोड़ चुके थे नाटक, और बहुत दिनों से किया नहीं था, मेरे इसरार पर उन्होंने वो एक्सेप्ट कर लिया। तो श्याम भाई ने और उनकी पत्नी का रोल रीता जी ने किया, फिर और भी किरदार अलग अलग किए उसमें, नीति श्रीवास्तव और महुआ चटर्जी इन लोगों ने किया। तो ये पहला शो हुआ, फिर उसके बाद वो इतना अप्रिशिएट किया गया, और चूंकि मेरे दिल के करीब था तो फिर उसके रिपीट शोज भी होते रहे कई। एक बार क्या हुआ, कुछ एक शो था, मेरे ख्याल में किसके लिए था मुझे याद नहीं, तो उर्दू एकेडमी के लिए ही था शायद, या भारत भवन के लिए था। तो श्याम भाई, मैंने कहा श्याम भाई एक काम करो, आप दाढ़ी बढ़ा लो। अच्छा, इस बीच में मैं आपको बताऊं, हमारी जितनी प्यार मोहब्बत है ना, हम दोनों की झगड़ा भी उतना ही होता है, तो बड़ा झगड़ा हुआ इस पर। अच्छा, श्याम भाई जो थे वो कैरेक्टर में ऐसा फिट होते थे, क्या बताऊं मैं आपको, आपने देखा होगा। तो मैंने उनसे कहा श्याम भाई आप एक काम करो यार, इसमें दाढ़ी बढ़ा लो, क्योंकि क्या है कि दाढ़ी अच्छी लगेगी आपकी, नेचुरल दाढ़ी रहती भी चाहिए, तो मेकअप मैन का खर्चा भी बच जाएगा। नहीं, मैं नहीं लगाता, मैं दाढ़ी में बहुत खराब लगती। अरे मैंने कहा मियाँ कर लो, तो मतलब एक शर्त पे बढ़ाऊंगा। आप देखिए साहब, ये ऐसे एक्सप्लॉइट करते हैं अपने दोस्तों को। कहने लगे साहब कि वो आप मैं रख लूंगा, लेकिन आपको भी रखनी पड़ेगी। अब बताइए साहब, मुझे इनके चक्कर में दाढ़ी बढ़ानी पड़ी। मैंने कहा ठीक है श्याम भाई, मैं बढ़ाता हूँ। तो उन्होंने दाढ़ी रखी, बड़ा सक्सेसफुल प्ले हुआ। खैर उसके बाद एक शो और मिला हमको, उसके बाद आई थिंक उर्दू एकेडमी के लिए दोबारा रिपीट किया इस शो को। तो मैंने कहा श्याम भाई चलो रिहर्सल शुरू करेंगे। यार अब मैं नहीं करता यार, तो मजबूरन वो शो मुझे करना पड़ा। श्याम भाई के बदले वो शो मैंने किया। लेकिन मैं सच बताऊं, श्याम भाई ने जो उसमें जान डालते थे ना, वो मैं डायरेक्टर होने के बाद भी नहीं डाल सकता। बल्कि रीता जी भी कहेंगे मैं आपके साथ, मुझे मजा ही नहीं आया करने में। तो श्याम भाई की तो खैर तरह की है कि जो कैरेक्टर में एक सेट हो जाता है ना, उसको निर्देशक भी नहीं कर सकता। भले ही वो बताता है क्या करना है, कैसे करना है, कौन से भाव है, बावजूद इसके वो कभी वो मुकाबला नहीं कर सकता उसका। बल्कि एक चीज, एक ये प्रश्न ये भी है, मैं सबसे भी पूछना चाहूंगा कि मैंने पूछा भी था, बल्कि कि डायरेक्टर का एक्टर होना जरूरी नहीं है, मैं समझता हूं जहां तक। एक्टर जो है शिक्षक तो हो सकता है, लेकिन वो डायरेक्टर अक्सर जो है एक्टर से कमतर ही पड़ता है। वो सिर्फ बता सकता है कि ये भाव चाहिए, ये कैरेक्टर में मुझे इसका कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कह सकता, ये नहीं कर सकता कि मेरा बंबई में तो अक्सर इस बात पर वो हो जाता था कि मैंने एक बार कहा भी था किसी से, कौन था यहाँ पर
किसी पर हाँ, वो उनके साथ बात कर रहा था मैं, अपने राजेंद्र गुप्त के साथ, गुप्ता के साथ। तो हम लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और हम एक और मेरे उससे थे, मैं कई मरतबा परेशान हो जाता था कि यार ये डायरेक्टर क्या क्या करवाना चाहता है मुझसे। तो मैं पूछता था, सर आप करके दिखा दीजिए। तो दे वर अनेबल टू परफॉर्म, बिकॉज कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्टर आपको बता सकता है। और अगर ट्रेन्ड एक्टर है, नए एक्टर्स को तो चलो ठीक है आपको ट्रेन करना पड़ेगा, लेकिन जो ट्रेन्ड एक्टर है उसको तो डायरेक्टर जो कह रहा है, जो कैरेक्टराइजेशन, जो भाव कह रहा है, वो आपको अगर आप वाकई अभिनेता है तो आप उसको करके अपने अपने आप दिखाएंगे। तो ये कई मरतबा प्रॉब्लम हो जाती थी। एनीवे, वो एक अलग दुनिया है। हाँ भाई साहब, आपके पास अभी करीब 4 मिनट है और बात तो अभी शुरू ही हुई है। अरे 4 मिनट ही हैं? ओह हाँ, अच्छा, तो अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है, चलो। इसका और अभी तो मतलब बहुत सारा बाकी है। क्या हम अभी ऐसा कुछ शुरुआत, करें कि या तो ये है शुरुआत ही हुई कि थी। हाँ 5 मिनट ब्रेक लेकर फिर आए, अगर आप व्यस्त ना हो नहीं, तो। हम तो व्यस्त नहीं है, हम तो बिल्कुल तैयार हैं, सामने है, तो जैसा आप कहो। अभी 4 मिनट बाद जब समय पूरा होगा तो मैं आपको जी, संकेत दूंगा, फिर 5 मिनट हम दोबारा रीज्वाइन हो जाएंगे तो वो बात चल पड़ेगी फिर 1 घंटे वो। लेकिन वो जरूर जरूर, ठीक। कंप्लीट होगी तो अच्छा लगेगा। हाँ मैं ठीक है, ये यहाँ भी, ठीक है, ठीक। क्योंकि अभी जैसे अनिल रस्तोगी जी ने पूछा कि आप जब मुंबई हाँ गए तो बहुत सफल धारावाहिक और बड़ी बड़ी फिल्में की जिनमें जी 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 बहुत अच्छी जी और जी, सफल भूमिकाएं की, वो आपको बड़ी कहानियां तो शोहरत है ही। मिली, तो आप वापस क्यों आ गए? जानता हूँ आप हाँ हाँ, वहां शायद थिएटर ना कर पा रहे होंगे, ये एक उनका अ, उनका सवाल था। नहीं, वो और तो एक अलग कहानी है उसकी। क्यों आ गया मैं वापस, उसकी बहुत लंबी थोड़ी कहानी है। और अ, दूसरा ये था कि अ, ये जो लगातार कोई चुनौती से मुझे बात करना था, जैसे प्रिंसिपल शास्त्री का जो कैरेक्टर है, जी जी आपने जी, जैसे बात तो बताया कि कई बार आप नाराज हो कि कई चीजें आपने छोड़ी हैं, उसमें वो एक स्ट्रांगनेस जो है वो कैरेक्टर से कैसे मैच करती थी। हाँ, वो एक्चुअली क्या, वो सही है आपका कहना कि मैं वाकई बहुत गुस्से का तेज था। और गुस्से का क्या, बचपन से ही ऐसा ही था, मतलब मेरे ख्याल में इसी गुस्से की वजह से तो मुझे माता पिता ने मुझे हॉस्टल भेज दिया था। क्योंकि पहले हॉस्टल भेजने के पीछे दो कारण होते थे। एक तो ये कि वहां अगर एजुकेशन के लिए कोई प्रॉपर आपके नगर में व्यवस्था नहीं है तो भेजेंगे, या फिर लड़का जो है बहुत शरारती है, बहुत बदमाश है, तो हॉस्टल भेज दो। तो मुझे हॉस्टल भेज दिया था मेरे इस गुस्से और शैतानी की वजह से। बट थिएटर में और धीरे 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 जब मैं डायरेक्टर हुआ, मैं वहां एक्टर भी बहुत ही नखरे वाला था, बहुत बम्बई में भी बहुत ही नखरे वाला था, बहुत ही गुस्से वाला। क्या? तो वो धीरे धीरे माइल्ड होता गया, माइल्ड होता गया। एक तो बच्चों ने माइल्ड कर दिया, दूसरा बीवी ने माइल्ड कर दिया, क्योंकि वो भी गुस्से की बहुत तेज है। तो हम दोनों का ये जो है ना, ये मैच करने के लिए मैंने थोड़ा थोड़ा ठंडा हो जाओ। ये चलता रहा। तो ये धीरे धीरे बहुत थिएटर ने बहुत मुझे माइल्ड कर दिया। जब मैं डायरेक्टर बना, जब मैं सबको इकट्ठा करना, उनके साथ एक एक तरीके से एक राब्ता कायम करना, एक एक मोहब्बत का संबंध कायम करना, ताकि तभी डायरेक्टर जो है वो बहुत अच्छा निकाल पाता है अपने एक्टर से, अपने को सही बात। वर्कर्स के साथ। जी, तो ये मेरे ख्याल में माइल्ड करता गया, माइल्ड करता गया। बम्बई ने भी मुझे माइल्ड किया है धीरे धीरे, उम्र ने भी किया है। अब उम्र, मैं अपनी बात तो नहीं कहूंगा कि मैं कितना हूं या क्यों बुजुर्ग हो गया हूं, मैं बुजुर्ग नहीं हुआ हूं, मैं तो मानता ही नहीं अपने आप को। नहीं, वो तो तो आपने बताया ही कि वो तो आप छोटे हैं श्याम भाई से, इतना ही श्याम काफी भाई से तो बहुत छोटा हूं मैं, मैंने कहा गुरु श्याम भाई का तो खैर एक, वो तो एक बहुत एक अजब, उस पे तो पूरी पूरी एक घंटे, 2 घंटे, 6 घंटे का हो सकता है। हम लोग 24-24 घंटे साथ में रहे हैं, श्याम भाई। हाँ 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 बल्कि मेरी पत्नी इतनी परेशान हो गई थी, तो श्याम भाई कुंवारे थे, हाँ उनकी हाँ शादी नहीं हुई थी, करते ही नहीं थे, मतलब पता नहीं क्यों हाँ नहीं हाँ करते थे। तो रीता जी परेशान हो गई और इसी परेशानी में उन्होंने पकड़ के उनकी शादी करा दी। रीता जी बताइए। जिम्मेदार। हाँ, तो कम से कम उसके बाद जो है अब श्याम भाई बहुत कम मिलते हैं, अब मिलते ही नहीं है। अब कहाँ मिलते हैं, कब से नहीं मिले। अभी हम लोग भाई साहब 7:45 पर फिर आते हैं, अच्छा ठीक है, ठीक है, है ना? ठीक है, अब ठीक अभी है। जो लोग सुन रहे हैं सभी से कहते हैं कि 7:45 पर हम लोग फिर मिलते हैं और इस बात को ओके आगे बढ़ाएंगे और पूरी करेंगे। ओके ओके, ठीक है, ओके भाई, ओ ठीक, जी। ओके।